राधा, थोड़ी सी चाय मिल सकती है क्या? जी चाचा जी, बस 5 मिनट दीजिए। संतोष, जरा फोन तो लगाना, सीमा कहाँ पहुंची? ये देखता हूँ। माँ को ऐसा लगता है जो सीमा दीदी बोलेंगी वो मैं मान लूंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ सुमन, मुझे अपने सही गलत की पहचान है। लेकिन नम्रता, तुम्हारे मम्मी पापा, मेरी मम्मी और बाकी सब लोगों की तरह वही मानेंगे जो सीमा बुआ कहेंगी। आने दो, देखते हैं क्या बोलती हैं। हेलो सीमा, कहाँ पर हो? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। एक सहेली के घर पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रही हूँ घर पे। कहाँ पर हो तुम? रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। हेलो हेलो सीमा, हेलो। चाचा जी, सीमा रास्ते में ही है, पहुंच रही है। नम्रता के सिर पर जो भूत सवार है ना, बस सीमा ही उसे उतार सकती है, देखना। लो वैशाली। नम्रता को समझाते समझाते थक गई हूँ मैं। नम्रता समझदार है, बस थोड़ी सी बहक गई है। आप चिंता मत करिए, सीमा आएगी, उससे अच्छे से बात करेगी और उसे समझा देगी और उसे सही रास्ता भी दिखा देगी। चाची, प्रिया को लेने मुझे स्कूल जाना है। अगर 2:30 बजे तक सीमा दीदी नहीं आई तो मैं निकल जाऊंगी। वैशाली, मैं ये कह रही थी कि तुम प्रिया को लेके ना स्कूल से सीधे यहीं आ जाना। वो क्या है कि तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी मुझे। कोशिश करूंगी चाची, सीमा दीदी समझा देगी नम्रता को। आप चिंता मत करो, नम्रता बात मान लेगी सीमा दीदी की। चर्चा में आने वाला मामला नम्रता अग्रवाल से संबंधित था और परिवार की यह मीटिंग 2 रात पहले ही तय हुई थी जब नम्रता के पिता शिव प्रसाद अग्रवाल ने सीमा साहू को कॉल किया। प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सीमा बेटा। परसों मैं और तुम्हारी चाची यहाँ बल्लीपुर से नम्रता को लेकर भोपाल आ रहे हैं। तुम टाइम निकाल कर रखना बेटा। चाचा जी, आप नम्रता को फोन दीजिए, मैं फोन पर बात करती हूँ उससे। ना बेटा, नम्रता थोड़ी अड़ियल हो गई है, तुम सामने बैठकर ही उसे समझाना। ठीक है चाचा जी, आप लोग आ जाइए। हम लोग राधा के घर पर आएंगे, तुम भी वहीं आ जाना दोपहर तक। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैशाली को भी वहीं बुलाएं। ठीक है, प्रणाम। चाचा जी चाहते हैं कि मैं नम्रता से बात करूं। हाँ, तुम बात कर लो सीमा, लेकिन मेरे ख्याल से उनके फैमिली मैटर में ज्यादा दखल मत देना तुम। उनका फैमिली मैटर, फैमिली तो एक ही है ना यशवंत। अरे वो कजिन है मेरी, चाचा जी की बेटी है। लेकिन दूसरों के मामले में सलाह देने की एक हद होती है। सलाह दखल अंदाजी ना बन जाए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगी नम्रता से, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। और 21 मार्च को शिव प्रसाद अग्रवाल और लता अग्रवाल अपनी बेटी नम्रता को लेकर सीमा के पास सलाह मशवरे के लिए भोपाल पहुंच गए। लगभग हर परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, जिसके पास सब अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी जिसके पास हर जरूरी मामले का हल मिल जाता है। एक ऐसा सदस्य जिसके पास हर मसले पर कोई ना कोई सलाह और जरूरत पड़ने पर अपनी सलाह को मनवाने का अधिकार भी होता है। और इस परिवार की वो सदस्य है सीमा साहू। लेकिन 20 साल की नम्रता के साथ संकट की इस घड़ी में सीमा साहू नहीं है। सीमा साहू ने कहा था कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं तो ऑफिस में हूँ संतोष, मेरी कुछ बात नहीं हुई सीमा से। यशवंत, मेरी 1 घंटे पहले सीमा से बात हुई थी, करीब 2:45 बजे। सीमा ने बोला था कि वो अपने सहेली के यहाँ पे हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। 3:15 बज गए हैं, अभी तक आई नहीं वो। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं देखता हूँ संतोष, लेकिन मुझे पता नहीं सीमा किस सहेली के घर क्यों जाने वाली थी। ठीक है। हाँ राजेश, बेटा मम्मी घर पर है क्या? नहीं पापा, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। और अगर मम्मी राधा मामी के घर जाने वाली थी तो अभी घर वापस क्यों आती?
जरा पड़ोस में पूछो, मम्मी कहीं किसी के घर कुछ काम से तो नहीं गई? ठीक है, मैं पूछता हूँ। सीमा कभी ऐसा तो करेगी नहीं। फोन तो अब भी बंद ही आ रहा है चाचा जी। संतोष, सीमा ने कुछ बताया था कि वो किस सहेली के यहाँ गई है? वो नहीं बताया था, अचानक उसने फोन काट दिया। पर सीमा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो लेट भी होती है तो फोन करके बताती है हमेशा। हाँ, लेकिन यहाँ उसका फोन ही बंद है। संतोष, फिर से ट्राई करो। हो सकता है उसके फोन की बैटरी गई हो और वो फोन चार्ज कर रही हो। पांडे जी, हॉस्पिटल्स में चेक कराइए कि कहीं कोई एक्सीडेंट का केस वेस तो नहीं आया। सीमा साहू है ना नाम? जी, सीमा साहू, 39 साल। मैडम, मेरी वाइफ कभी ऐसा नहीं करती। वो कभी अपना फोन ऑफ नहीं रखती। मम्मी घर से 11 बजे निकली थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली गायत्री आंटी से पता किया। हॉस्पिटल्स में पता करते हैं। वैसे आपने बताया कि उन्होंने किसी संतोष को। जी, संतोष, वो सीमा के बड़े भाई के दोस्त हैं, घर वाले जैसे ही हैं। उन्होंने ही बात की थी। और उन्होंने बताया कि वो किसी सहेली के घर पर हैं। आपने वहां पता किया? कौन सी सहेली पता नहीं ना। सीमा के दोस्त हैं, वो तो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। और मैडम, आज सीमा के चाचा जी खास बल्लीपुर से यहाँ आए थे सीमा को मिलने। उनकी मीटिंग तय थी। पर इसमें सीमा का इस तरह कहीं चले जाना। ठीक है, देखते हैं। वैसे हम कल तक वेट करके ही मिसिंग का FIR बना सकते हैं। आपकी वाइफ अडल्ट हैं। आप लोग अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखिए। हो सकता है किसी के घर पर हो, पूछताछ करते रहिए। जी मैडम। क्या कहा पुलिस ने? अभी तक 3 हॉस्पिटल में चेक कर लिया, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया। चाचा जी, मैंने बहुत जगह पूछा, कहीं कोई रिक्शा विक्शा के एक्सीडेंट की खबर नहीं है। तो कहाँ गई होगी सीमा? सुमन, ये नम्रता से तेरी बात हो रही थी? हाँ, बातें तो हो ही रही थी, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे मुझे कुछ पता है कि सीमा बुआ कहाँ गई हैं? बेटा, मुझे लगता है नम्रता है ना, ये यहाँ अपने मन से नहीं आई थी सीमा से बात करने। चाचा चाची इसे जबरदस्ती लेकर आए हैं। अम्मा, तुम खुद नम्रता से क्यों नहीं पूछ लेती? उसे पता होगा कि सीमा बुआ यहाँ क्यों नहीं आई। लो देख लो, सीमा दीदी मुझे एडवाइस देने वाली थी, बात करने वाली थी, समझाने वाली थी, अब खुद ही रफू चक्कर हो गई। मैंने कहा था तुझसे नम्रता, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, टेंशन मत लेना। क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अपने आप कहीं चली गई? ये क्या बात कर रहे हैं सर? सीमा अपने आप क्यों जाएगी? हाँ सर, सीमा दीदी अपने आप क्यों जाएगी? उनका परिवार है, पति है, बेटा है, हम सब हैं। सीमा हमारे परिवार की मुखिया जैसी है, सब सलाह लेते हैं उससे। वैशाली, ये जो आपकी कजन है नम्रता, इसका क्या माजरा? उससे क्या बात करनी थी? सीमा को क्या समझाना था उसे? फैमिली मैटर था। तो फिर जाइए और जाकर अपना फैमिली मैटर सॉल्व करिए। जब तक आप हमें पूरी बात नहीं बताएंगे, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सर, नम्रता के गांव बल्लीपुर में एक लड़का है, हिमांशु कनौजिया। नम्रता उससे शादी करना चाहती है। नम्रता, वो है ना तुम्हारे पापा का मजदूर हरीलाल, बड़ी आंखें निकाल के देख रहा था हमें। पक्का वो पापा को जाके चुगली करेगा। तू एक काम कर, तू अपने मम्मी पापा को जाके खुद सामने से बोल दे, मैं भी माँ से बोल देता हूँ कि रिश्ता लेकर पहुँच जाए। हाँ ठीक है, मैं बोल देती हूँ कि मैं हिमांशु कनौजिया से प्यार करती हूँ। जैसे ये बात सुनकर तो मम्मी पापा खुशी से नाचने लगेंगे ना। अब नाचे या फिर तांडव करे, बताना तो पड़ेगा ना मेरी जान। पापा, मैं हिमांशु से शादी करूँ, आप चाहे हाँ कहें या ना। हमारी नाक कटवाएगी तो? नम्रता, इस पूरे जिले में हिमांशु कनौजिया ही मिला तुझे? हाँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया माँ? हिमांशु काम करता है, मेहनत करता है,
दिक्कत क्या है? वो हमसे थोड़ा नीचा है, यही दिक्कत है ना। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटा, अगर तू उसके साथ ऐसी हरकत करेगी तो। सर नम्रता तो एक टांग पर खड़ी थी कि अगर खुशी खुशी उसकी शादी हिमांशु से नहीं करवाई गई ना तो हिमांशु के साथ भाग जाएगी। सर इसीलिए तो सीमा के चाचा जी नम्रता को यहाँ लेकर आए थे ताकि सीमा नम्रता से बात कर सके, उसको समझा सके। सर सीमा हमारी बड़ी बहन है, सब उनकी बात मानते हैं। वो दोपहर को 1:30 बजे हमारे भाभी राधा के घर आने वाली थी, जहाँ चाचा जी, चाची जी और नम्रता आए हुए थे। लेकिन ये कौन सी सहेली थी जहां आपकी पत्नी सीमा गई थी? यही नहीं पता ना सर, पता नहीं सर। चाचा जी बलीपुर से खास सीमा से मिलने यहाँ आए थे। 1:30 बजे मीटिंग तय हुई थी और ऐसे में सीमा कहीं और चली जाए, किसी से मिलने, पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। और ये संतोष कौन है जिसने सीमा से फोन पे बात की थी? संतोष हमारे बड़े भाई शंकर भैया के अच्छे दोस्त हैं। शंकर भैया अब नहीं रहे, संतोष परिवार जैसे हैं हमारे लिए। सीमा ने संतोष से कहा कि वो अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। झूठ बोलेगी? सर झूठ क्यों बोलेगी सीमा? किस लिए? सारे हॉस्पिटल चेक किए, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। नॉर्मल नहीं है साहब ऐसे गायब होना। ये पक्का आप जो नम्रता बोल रहे हैं उसके कनेक्शन से कुछ हुआ होगा, क्योंकि घर की एक जिम्मेदार औरत जिस पे पूरे परिवार वाले अपने अहम फैसले लेने के लिए निर्भर करते हो, वो खुद से तो गायब नहीं हो सकती। नम्रता वाला एंगल हम चेक करेंगे। वहाँ बल्लीपुर में उसके बॉयफ्रेंड हिमांशु कन्नौजिया से भी बात करेंगे। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ। आप केवल सीमा के फोन के लास्ट लोकेशन मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, उस एरिया में ढूंढने में आसानी होगी। कमाल कर रही हैं आप विशाली दीदी। और चाचा जी को भोपाल बुलाकर यहाँ सीमा दीदी बल्लीपुर क्यों आएगी? और अगर हमारे घर यहाँ आना होता उन्हें तो क्या बता के नहीं आएगी? मुकेश 3 दिन हो गए, सीमा दीदी का कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे कहाँ चली गई वो? ये पक्का हिमांशु और नम्रता का किया कराया है। चाचा जी भी अजीब है, अगर नम्रता का ऐसा कुछ चल भी रहा था तो यहाँ आके हमसे बात नहीं की है, वहाँ सीधा भोपाल पहुँच गए। मुकेश अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। दीदी गायब है, पहले उन्हें ढूंढना है। क्या हुआ, कुछ पता चला मुकेश? नहीं, बस सीमा दीदी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। तंग आ गई होगी, हर किसी का प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते। तंग आ भी गई होगी तो क्या जीजा जी और राजेश को छोड़ के चली जाएंगी? बोलो। देखो अब कहाँ मिलती हैं, कहीं तो गई होगी। असलम कुछ नाश्ता बनाऊं? नहीं रहने दो, आज काम कुछ ज्यादा है। मेरी कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना। ठीक है, मैं जीजा जी से मिलाती हूँ, परेशान होंगे वो लोग। ठीक है, मिला। मैं निकलता हूँ। पापा, सीमा दीदी गायब होगी तो हिमांशु क्या कर सकता है? उसे वहां बल्लीपुर में पुलिस क्यों उठाने के लिए गई है? नम्रता, भोपाल आने से पहले कुछ बात हुई थी सीमा से तुम्हारी? नहीं हुई थी, और मैं क्यों करूंगी बात? मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बात करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं उनसे सामने से क्यों करूंगी बात? नम्रता, कहीं तुमने और हिमांशु ने तो कुछ नहीं किया? हाँ पापा, मैंने और हिमांशु दोनों ने मिलकर सीमा दीदी को गायब कर दिया ताकि वो मुझसे कोई बात ना कर सके, मुझे अपना लेक्चर ना दे सके। बस सीमा दीदी खुद ही चली गई है यहाँ से। सर, सीमा साहू का फोन 21 मार्च को हाथी चौक एरिया में स्विच ऑफ हुआ। टाइम 1:49। कितने बजे के करीब ही संतोष ठाकुर की सीमा से फोन पर बात हुई? हेलो सीमा, कहाँ पर हो? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ सर, संतोष से बात की मैंने। उसने बताया कि सीमा ने अचानक फोन काट दिया। उसने कहा था कि वो अपने किसी सहेली के यहाँ पे है। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो सीमा बोल ही रही थी कि उसका फोन कट गया। आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो सीमा, कहाँ पर हो? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। एक सहेली के घर पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रही हूँ घर पे। कहाँ पर हो तुम? रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। हेलो हेलो सीमा, तुमने ये बातचीत रिकॉर्ड क्यों की? वो मेरा कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहता है। संतोष से बातचीत के दौरान फोन कट हुआ और फिर स्विच ऑफ हुआ।
लेकिन सर 21 मार्च को सिर्फ एक और ऐसा नंबर है जिससे सीमा के नंबर पर कॉल आया था। किसका नंबर है? असलम शेख का। हेलो, हाँ हाँ जी, वो सीमा दीदी हमारी पत्नी वैशाली की बड़ी बहन है। तुमने 21 मार्च की सुबह सीमा से बात की जिस दिन वो लापता हुई? जी जी जी, बात की थी हमने। तुम्हें सीमा के कहीं जाने या गायब होने की जानकारी है? उस दिन सीमा दीदी एक ही बात को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी चचेरी बहन है नम्रता, उससे बात करके उनको कुछ समझाना था। हमारी पत्नी वैशाली ने हमसे फोन करके कहा था हम बात कर लें दीदी से, इसीलिए हमारी बात हुई थी सुबह 8 बजे। और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी असलम का फोन 8 बजे का ही। इस सीमा साहू के बारे में और पता करो, पूरा परिवार से सलाह लेते, तो मतलब काफ़ी समझदार और मैच्योर किस्म की लेडी, ऐसे तो कहीं नहीं जा सकती। कॉल रिकॉर्ड्स निकलाओ और देखो कि और किस किस से बात होती रही है। सीमा अपनी भाभी के घर जाने के लिए अपने घर से निकली थी। वो नम्रता और हिमांशु कनौजिया के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए जा रही थी। पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन सीमा अब तक नहीं पहुंची थी। क्या सीमा का गायब होना सीमा को नम्रता और हिमांशु के रिश्ते में कोई भूमिका निभाने से रोकने की एक सोची समझी साजिश थी? हाँ सर, भोपाल जाने से पहले मेरी और नम्रता की बात हुई थी कि कैसे सीमा दीदी को समझाए कि वो नम्रता को ज़्यादा ज्ञान ना बांटे, उल्टा उसके मम्मी पापा को समझाए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे सर, उससे शादी करनी है हमको। तो देखा कि सीमा साहू को समझाना मुश्किल होगा, इसीलिए तुमने और नम्रता ने गलत रास्ता अपनाया। सीमा दीदी कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करती हैं सबके लाइफ में, बड़ा जज समझती हैं अपने आप को। तू वैशाली दी से बात कर ले। मैंने वैशाली दीदी से भी बात की थी। आप तो मुझे सपोर्ट करो वैशाली दीदी, क्या सब कुछ सीमा दीदी के हुक्म से ही चलेगा? नम्रता, मैं कुछ भी बोलूं पर तुम्हारे पापा सिर्फ सीमा दीदी की बात सुनेंगे। भोपाल आ रहे हैं सीमा दीदी से मिलने, तो बस समझ लो कि सीमा दीदी तुम्हें ही समझाने वाली कि तुम गलत कर रही हो। कोई कुछ भी कहे, शादी तो मैं हिमांशु से ही करने वाली हूँ, फिर चाहे वो सीमा दीदी हो या कोई और। बाहर में गई सीमा दीदी, चलो भाग चलते हैं। नम्रता, मैं माँ को अकेले से छोड़कर नहीं जा सकता। तुम एक बार सीमा दी से बात कर लो, क्या पता जज साहिबा हमारे पक्ष में ही फैसला सुना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ उनको अच्छे से। फैमिली में अपना पावर दिखाना अच्छा लगता है उनको। गलत तब होता सर जब मैं नम्रता को भगा कर ले जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि बाद में बल्लीपुर में तकलीफ मेरी माँ झेलती। मैं शादी करना चाहता था सर, लेकिन आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया है। तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ सर कि सीमा दीदी के साथ कुछ करता। तो नम्रता ने खुद से कुछ किया है? सर, उनके पूरे परिवार में सीमा दीदी का ही हुक्म चलता है। सब अपने छोटे बड़े मसले लेकर उनकी चौखट पर पहुंच जाते हैं। सारे फैसले सीमा दीदी ही करती है। अब किसी को ठेस पहुंची होगी सर उनके फैसले से। सर, मेरी और नम्रता की शादी की बात निकले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। आपको लगता है कि हमने उनका मर्डर? हमने तो मर्डर की बात भी नहीं। लेकिन सर, आप ही ने कहा है कि सीमा दीदी को कुछ किया, तो कोई क्या करेगा सर? अगवा करके कोई ऐसे ही रखेगा क्या? तो मर्डर हुआ है उसका? अरे सर, आप तो मुझे ही चक्कर में फंसा रहे हैं सर। मैंने तो बस ऐसे ही कहा है। आज 4 दिन हो गए सर, कोई ऐसे ही थोड़ी चला जाता है। सीमा साहू का ऐसे अचानक गायब होना हर किसी की समझ से परे था। सीमा के चाचा शिव प्रसाद और चाची लता खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। कहीं सबके पीछे की वजह यह तो नहीं थी कि वो सीमा से अपनी बेटी के लिए सलाह मशवरा करना चाहते थे। परिवार के सभी लोग सीमा को अपनी शक्ति का स्रोत और सबसे विश्वसनीय मानते थे, लेकिन अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा कहां चली गई और उसके साथ क्या हुआ। हाँ, यही वो लेडी है, पक्का पक्का? दोस्त, कितनी बार बोलूं? हाँ पक्का। हमारे होटल में सीसीटीवी कैमरा भी। यही वो लेडी है जो 21 मार्च को आई थी। रूम नंबर 201, मुख्तार सैयद। आपका नाम? सीमा साहू। 1 मिनट। मुख्तार सैयद, ये कौन है? उस दिन सुबह ही चेक इन किए थे, बुजुर्ग आदमी थे। 21 मार्च को चेक इन किए थे और 22 मार्च की सुबह को चेकआउट कर दिए थे।
तो ये सीमा साहू रूम नंबर 201 में मुख्तार सैयद से मिलने गई थी। हाँ, मैंने मुख्तार जी से बात की थी और फिर इस लेडी को उनके कमरे में भेजा था। सीमा साहू जी आइए। ये रेड साइन होटल हाथी चौक पर है मैडम, जहां आपने कहा था कि सीमा साहू का फोन स्विच ऑफ हुआ है। लेकिन सीमा ये मुख्तार सैयद से मिलने क्यों गई थी? कौन है ये मुख्तार सैयद? पता नहीं सर ये कौन है। हमें होटल के रिकॉर्ड से ये आधार कार्ड मिला है। अगर ये आधार कार्ड असली है तो हम इसकी बाकी डिटेल्स निकलवाएंगे। और आप इस तस्वीर को देखिए, ये कोई बाबा किस्म का आदमी लगता है। क्या सीमा किसी बाबा से मिली थी? ये जो बुरी ताकतें हैं सीमा, हमें उन पर काबू पाना है। जो तुम्हारे मंसूबे पर बुरी नजर डाल रहे हैं, उन बुरी नजरों को हमें दूर करना है। हम सबको मिलकर इन बुरे प्रभावों पर वार करना है और इन नकारात्मक तत्वों को हमें मिटाना है। क्या इससे वो सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी जो आसपास मंडरा रही हैं? सब कुछ खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर आप बाबा बाबा की बातें कर रहे हैं, लेकिन सीमा ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। सर ये मुख्तार सैयद है कौन? राजेश, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारी माँ कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? सर जो आप आदमी दिखा रहे थे मुख्तार सैयद, सर ये तो ध्यान से देखिए सर, इस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ सब कुछ नकली लग रहा है। सर ये तो कोई ढोंगी है। सही कह रहे हो राजेश, इसकी दाढ़ी मूंछ नकली लग रही है। पर इस तरह के आदमी से मिलने के लिए तुम्हारी माँ क्यों गई होगी? सीमा कभी किसी बाबा के पास नहीं गई। वो सिर्फ गुरु प्रमोद जी की प्रवचन सभा में जाती थी, वो भी हफ्ते में एक बार। मनुष्य को सब कुछ समय पर ही छोड़ देना चाहिए। समय आने पर सभी काम अपने आप होने लगते हैं। प्रकृति का चक्र भी समय के अनुसार ही चलता है। वैशाली, तुम्हारी बहन मुख्तार सैयद से क्यों मिली होगी? मुझे नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये कौन है और दीदी उस दिन वहां क्यों गई, जबकि उस दिन दीदी को नम्रता के मुद्दे को सुलझाना था। तुम्हें किसी पे शक? हम गुरु प्रमोद जी से तो बात करेंगे ही, पर क्या कोई ऐसा है जिस पर आपको शक हो?
क्योंकि आपकी पत्नी सीमा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए। सीमा जिस तरह से चल रही है ऐसा लग रहा है जैसे ये नशे में। हाँ सर, लग तो रहा है कि नशे में। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कुछ दिया गया हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सीमा दीदी को किसी ने कोई नशीली चीज खिलाई पिलाई होगी। ऐसा ही लग रहा है। हमने उसकी आवाज़ भी सुनी। संतोष ने उसके साथ हुए कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था। एक सहेली के घर पे कुछ काम था तो काम खत्म करके आ रही हूँ घर पे। कहाँ पर हो तुम? रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। हेलो हेलो सीमा। रास्ते में हूँ मैं तुम्हें। जीजा जी, ये संतोष ने कुछ किया है। संतोष ठाकुर? हाँ, उसने दीदी के साथ फोन पर की गई बात की रिकॉर्डिंग क्यों की? क्यों किया होगा उसने ऐसा? और ये सब कुछ मुकेश मामा ने किया है, उन्हीं का हाथ है इसमें। तुम्हारे मुकेश मामा जो बल्लीपुर में रहते हैं? हाँ। लालू तो इतनी ज्यादा छुट्टी लेगा, एक काम कर, तो हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। मामा और मामी दोनों ने मिलकर किया है ये। लेकिन राजेश, तुम्हारी माँ मुख्तार सैयद से मिलने खुद गई हैं। जरूर मामा और मामी ने मिलकर कोई तिगड़म बैठाया है। मामा बहुत गुस्सा है मम्मी पे। जब खेत की सारी देखभाल मैं करता हूँ, अनाज की सारी बिक्री और सब कुछ मैं ही देखता हूँ, और उसमें से जो भी पैसा आता है तो इतना सारा पैसा मैं हर महीने राधा भाभी को क्यों दूं? मुकेश, क्योंकि वो अकेली हैं। उनके स्वर्गवासी पति शंकर भैया तुम्हारे, मेरे और वैशाली, हम तीनों के बड़े भाई थे। अरे इतनी समझ तो होनी चाहिए तुम में। अच्छा, तो मतलब मेहनत मुकेश करे और खाए सब। अच्छा, मुझे अच्छी तरह पता था मुकेश की जुबान के पीछे ना शब्द तुम्हारे ठूसे हुए हैं। तो मतलब हम वहाँ गांव में बैठकर चक्की पीसते रहे और यहाँ शहर में सब मलाई खाएं। सीमा दीदी, क्यों ना मुकेश को ज्यादा हिस्सा। तुम बीच में मत बोलो। अरे घर हमारे पापा का है, खेत हमारे पापा का है, और मुकेश इस समय जो बात कर रहा है ना, घर और खेत बेचने वाली। तो क्या हमारा हक नहीं बनता गाँव छोड़कर शहर आकर एक बेहतर जिंदगी जीने की? बेशक शहर आओ, लेकिन खेत और घर बेच कर नहीं। मतलब हम अपनी जिंदगी गांव में बैठ के पिसवाएं और आप लोग यहाँ मजे से ठाट से रहो। जो भी हम खेत में मजदूरी करते हैं उसका हिस्सा सबको मिले, लेकिन एक फैसला नहीं कर सकते घर और खेत बेचने का। अरे मुकेश, खेत और घर में शंकर भैया तुम्हारा, मेरा और वैशाली का, हम सबका बराबर का हिस्सा है। हमारी शादी से पहले सब काम मुकेश ही संभालता आ रहा था और शादी के बाद हम दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। हाँ, तो अब नहीं संभाला जा रहा है ना, तो छोड़ दो। वहां हम किसी और को लगा देंगे, माँ को अपने पास बुला लेंगे। तुम और मुकेश निकल जाओ इन सबके बीच से। सीमा, गुस्से पर काबू रखो। यशवंत, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। अरे मुकेश को ये सारी चाबी चढ़ाने वाली ना ये चंचल है। अच्छा, मैंने चाबी चढ़ाई है? मतलब आज तक आप दोनों बहनें मिलके मुकेश को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर चलती आई और आज जब मुकेश की जबान चलने लगी तो मैंने चाबी चढ़ाई। चंचल, तमीज में बात करो। अरे तुम भी डरपोक हो। ये सीमा दीदी आज तक अपनी मनमानी करती है और आगे भी अपनी चलाती रहेंगी। चंचल! अरे दीदी, आप भी इन्हीं के नीचे दबी हुई हैं। चल, चुप कर। चुप। मुकेश मामा और चंचल मामी के अंदर बहुत गुस्सा भरा मम्मी के लिए। तो
तुम्हें लगता है मुख्तार सैयद उनका भेजा हुआ कोई बंदा हो सकता है? संतोष? हाँ, हमें भी डाउट तो हुआ था कि संतोष ने कॉल रिकॉर्ड क्यों किया। जीजा जी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये संतोष की नज़र दीदी की तरफ मुझे कभी ठीक नहीं लगी। मुझे भी अजीब लग रहा है कि उसने आके दीदी का कॉल रिकॉर्ड क्यों किया। क्या हुआ था सीमा साहू के साथ? किसी को भी नहीं पता था कि सीमा मुख्तार सैयद से मिलने क्यों गई थी, और ना ही किसी को यह अंदाजा था कि वो ऐसा क्यों करेगी। हालांकि सीमा के बेटे राजेश को अपने मामा मुकेश और मामी चंचल पर शक था, और सीमा की बहन वैशाली सीमा के दोस्त संतोष ठाकुर को कटघरे में खड़ा कर रही थी। लेकिन मुख्तार सैयद का खुलासा सबके लिए चौंका देने वाला था। एड्रेस तो यही है सर, लेकिन मैं यहाँ 15 सालों से रहता हूँ। इदरीस खान नाम है मेरा। और सर मैंने आज तक किसी मुख्तार सैयद नाम के आदमी को यहाँ हुसैन नगर में न देखा है न सुना है। जरा ध्यान से देखिए, फोटो से भी पहचान में नहीं आ रहा। नहीं सर, चाहिए तो मस्जिद के इमाम साहब से भी पूछ के देखता हूँ, लेकिन ये एड्रेस मेरा ही है। सर ये आधार कार्ड फर्जी है। ये आधार कार्ड नंबर किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड, जिसका किसी भी मुख्तार सैयद नाम के आदमी के साथ दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं। सिम कार्ड 19 मार्च को खरीदा गया, लेकिन ना ही उससे कॉल कोई किया गया और ना ही कोई कॉल आया उस पर। यही वो नंबर है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल हुआ? जी सर, लेकिन फर्जी है। पर ऐसे किसी भी फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने के लिए सीमा साहब क्यों जाएगी? सर कोई तो वजह होगी। सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है कि सीमा वहाँ मुख्तार से मिलने गई थी। अब वो खुद से गई थी या किसी के इशारे पे गई थी, पर वो वहाँ गई थी, तो कोई तो वजह होगी। ये आप बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैंने सीमा का कॉल रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि सीमा के फोन पर आखिरी कॉल तुमने किया था 21 मार्च 1:45 पर, और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सीमा गायब है, वो नशे में लग रही है और तुमने कॉल रिकॉर्ड किया। क्यों? सर मेरे फोन में कॉल रिकॉर्डर हमेशा ऑन रहता है सर। इससे पहले सब लोगों के कॉल रिकॉर्ड हुए हैं सर, मैं आपको दिखाता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारा रिकॉर्डर ऑन क्यों रहता है? सर मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, कभी कभी फोन पर कोई धमकी देता है, इसलिए अपने सेफ्टी के लिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और सर मैं सीमा के बड़े भाई का जिगरी दोस्त रहा हूँ, उसके फैमिली के साथ मेरा अपने फैमिली जैसा रिश्ता है। और सीमा, उसके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? अब आप ये वाहियात इल्जाम मुझे पर लगाएंगे? ये आप लोग संतोष जी से ऐसे भद्दे सवाल कैसे पूछ सकते हैं और उन पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि सीमा गायब हुई है, तुम्हारे स्वर्गवासी पति की छोटी बहन। तो सीमा के गायब होने में संतोष जी का कैसे हाथ हो सकता है? तो फिर किसका हो सकता है, आप ही बता दीजिए। मुझे क्या पता, हो सकता है नम्रता जिससे शादी करना चाहती है उस लड़के का हाथ हो। वैसे भी नम्रता बहुत चिड़ी हुई थी और उसने मेरी बेटी सुमन को भी बताया। क्या बताया था? मैं तो कहती हूँ अच्छा है सीमा दीदी कहीं बिजी हो जाए और यहाँ पर आए ही ना, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे बात करो ना उनसे। नहीं करनी मुझे उनसे बात। क्यों हर फैसला सब लोग उनसे पूछ कर लेते हैं? अब मैं 20 साल की हो गई हूँ, मैं अपने सही गलत के फैसले खुद ले सकती हूँ। नम्रता ऐसा कह रही थी, पर अम्मा क्या नम्रता उस हिमांशु के साथ मिलकर ऐसा कुछ करेगी कि बुआ? देखिए संतोष जी भले आदमी हैं और हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हैं। हमें पूरा शक है कि सीमा के गायब होने में किसी अपने का ही हाथ है, इसलिए पूछताछ तो हम सबसे करेंगे राधा जी, और अब तो FIR भी बन चुका है। संतोष जी भले आदमी हैं और हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हैं। हमें पूरा शक है कि सीमा के गायब होने में किसी अपने का ही हाथ है, इसलिए पूछताछ तो हम सबसे करेंगे राधा जी, और अब तो FIR भी बन चुका है। मैं क्यों अपनी दीदी के साथ कुछ करूंगा? तूने जो कुछ भी किया है उसकी वजह है तेरे पास मुकेश। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुकेश तो अपनी दीदी के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता है। तो तुम सबसे आंख मिला के बात करती हो? हाँ करती हूँ, और आपसे भी करूंगी अगर आप लोग हम पर गलत आरोप लगाएंगे तो। पर मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ चली गई वो? माँ जी पिछले 7 दिनों से हम भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए, और इसी सिलसिले में मुकेश और चंचल को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन सर 21 मार्च को मैं यहीं गाँव में था। और आपके पास सबूत क्या है कि मुकेश ने यहाँ गाँव में बैठकर कुछ कराया हो? सबूत तो फिलहाल हमारे पास तुम्हारे खिलाफ भी नहीं है, इसीलिए पूछताछ बोल रहा हूँ। अगर सबूत होता तो इतने प्यार से बात नहीं करता। आपको पक्का हमारा नाम यशवंत जीजा जी ने दिया होगा। दिया जिसने भी हो, वजह तुम्हारे पास थी मुकेश। वजह किसके पास नहीं है सर, सभी तो सीमा दीदी के थाक से थक चुके थे, खुद यशवंत जीजा जी भी। ये नहीं बताया उन्होंने? सीमा साहू की थाक से? तुम्हारी ये बड़ी बहन क्या कोई गैंग लीडर थी? गैंग लीडर का तो पता नहीं सर, लेकिन हम सब भाई बहन, उनका पति, उनका बेटा राजेश, सब पर उनकी धाक थी। घर में सबसे बड़ी थी वो, इसलिए पापा जी ने सारी कमान उनके हाथ में दे दी। सब पर राज चलाती थी वो।
ये क्यों नहीं बताया यशवंत जीजा जी ने आपको? सीमा, कभी कभी तुम्हारा दूसरों की जिंदगी पर हावी होना दखल अंदाजी की हद तक चला जाता है। यशवंत, अगर मैं फैसले लेना बंद कर देती ना तो सबकी जिंदगी बिखर गई होती अब तक। ये तुम्हारी गलतफहमी है सीमा। दूसरों के बारे में फिक्र करना अच्छी बात है। लोग जब तुम्हारे पास सलाह मशवरा करने आते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब तुम दूसरों की जिंदगी में सही गलत के फैसले लेने बैठ जाती हो ना, वो गलत है। यशवंत, जो इंसान फैसला लेता है ना, उसे सही गलत का पता नहीं होता। वो बस एक फैसला लेता है और उस एक फैसले को सही बनाने की कोशिश करता है, उसे सही दिशा देता है। मैं भी बस वही कर रही हूं। सीमा, हर एक का नजरिया तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम्हारा फैसला किसी के लिए गलत भी हो सकता है, और अगर कभी किसी को तुम्हारा फैसला ज्यादा गलत लग गया ना, तो वो कुछ बहुत गलत कर सकता है। और सिर्फ जीजा जी ही क्यों, उनका बेटा राजेश, वो भी चिढ़ता है अपनी माँ से। मम्मी, मैं 18 साल का हो चुका हूँ। मेरे फोन में और मेरा बैग में ताक झाक करना बंद करो। मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो क्या करूं मम्मी? मैं दूसरों की तरह तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेने दे सकता। सॉरी मम्मी, ये मेरी जिंदगी है और इसे मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जीने दो। वैशाली, अब तू मुकेश की तरफदारी करना बंद कर और अपना घर संभाल, ठीक है? तुम समझती क्या हो अपने आप को दीदी? किसी भी बात पे मुझे ही ताना मारोगी? वैशाली, तुम्हें सही गलत की परख नहीं है। हाँ हाँ, भगवान ने हमारे हिस्से की भी सही गलत की समझ तुम्हें ही दी है। तुम जीजा जी को तो कुछ बोलने देती हो नहीं, और यहाँ मुझे लेक्चर देती हो कि मैं अपना घर संभालूं। सीमा, मुझे चेक मिला, लेकिन हर महीने तुम जितना भेजती हो उससे ज्यादा है इस बार। हाँ भाभी। अच्छा, सुमन को जो एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करनी थी ना उसके कोर्स के लिए, उसे ज्वाइन करने दीजिए। हमारी सुमन पढ़ाई में बहुत अच्छी है भाभी, और शंकर भैया भी तो चाहते थे ना उसे खूब पढ़ाना। सीमा, कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा। हमारी हर छोटी सी छोटी बात तुम्हें याद है। और सिर्फ मैं नहीं, आप भी हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती हैं, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की। फिर मेरा भी तो इतना फर्ज बनता है ना। इतना प्यार दिया ना तुमने कि मुझे कभी उनकी कमी का। भाभी, आप हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। और सर लिख के ले लो, सिर्फ राधा भाभी हैं जो सीमा दीदी के गुणगान गाएंगी, क्योंकि जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो आंख भी मूंद लेती है। किससे आंख मूंद लेती है राधा? वही जो चल रहा है सीमा दीदी और संतोष भैया के बीच। पिंटू, मुझे किसी भी सूरत में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सीमा साहू इस मुख्तार सैयद से मिलने होटल क्यों गई। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ, लेकिन आप एक बार असलम शेख से भी पूछताछ करो साहब। हे हाशिम, इधर आ। ये दरवाजे का माप था ना तेरे पास बराबर, ये 4 इंच छोटा कैसे हो गया? असलम भाई, पहले माप देखो आप। ये शमशेर ने यही माप दिया था। ए हाशिम, क्या कुछ भी? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? क्या है शमशेर ये? तूने माप ही गलत लिया है। बताओ। तो इस असलम शेख का नाम कहीं इसलिए तो नहीं ले रहा क्योंकि असलम शेख भी मुसलमान है और ये मुख्तार सैयद भी? नहीं साहब, क्या आप भी धर्म की बात को बीच में लेके आ रहे हो? मैंने असलम शेख का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वैशाली उसकी दूसरी बीवी है, एक चिढ़ खाई हुई पहली बीवी है फौजिया। ए हाशिम, क्या कुछ भी? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? क्या है शमशेर ये? तूने माप ही गलत लिया है। बताओ। तो इस असलम शेख का नाम कहीं इसलिए तो नहीं ले रहा क्योंकि असलम शेख भी मुसलमान है और ये मुख्तार सैयद भी? नहीं साहब, क्या आप भी धर्म की बात को बीच में लेके आ रहे हो? मैंने असलम शेख का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वैशाली उसकी दूसरी बीवी है, एक चिढ़ खाई हुई पहली बीवी है फौजिया। अगर खाने की चीज को दोबारा ऐसे फेंका ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी। अब जाओ, खुद साफ करो, उठाकर प्लेट में रखो और खाओ। पापा भी तो ऐसी प्लेट फेंकते हैं। पापा जैसे बनोगे तुम? पापा जैसे बनोगे तुम? हाँ? तुम भी तो उनके जैसे मुझे मारती हो, वो तुम्हें मारते हैं और तुम मुझे मारती हो। साहब, इस फैमिली में बहुत कुछ प्लास्टिक पेंट चढ़ा हुआ है। ये फौजिया नफरत करती थी वैशाली से और उससे भी ज्यादा सीमा साहू से, क्योंकि सीमा ने ही वैशाली और असलम शेख की शादी के लिए मंजूरी दी थी।
फौजिया के पति को घर से छीन के लेके आ गई थी। सर, 5 कांस्टेबल्स को हाथी चौक से लेकर राधा के घर और सीमा के घर तक 10 बार दौड़ा चुकी। इन दोनों इलाकों में किसी ने भी 21 मार्च के दिन सीमा को घर वापस आते या कहीं और देखे जाने की कोई जानकारी ही नहीं है। आज पूरे 7 दिन हो, वो इतने दिनों तक सीमा को छुपा के रखेगा? साहब, ये लेडी परिवार के अंदर ही सबके रास्ते में आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने इसको रास्ते से हटाया है। तुम्हें पता है मुकेश भैया और चंचल भाभी को पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ, और वहाँ भोपाल में भी काफी हलचल है। तेरे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि कैसे मैंने सीमा दीदी को गायब कर दिया, जैसे मैंने कोई झाड़ फूक करके उनको अपने वश में कर लिया। ईशा, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। राजेश, मैं तुमसे एक सीधी सी बात पूछना चाहती हूँ। अब हाँ, पूछो ना। तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया? कभी कभी लगता है कि सीमा को ऐसे सब लोगों के लाइफ में घुसना नहीं चाहिए था। संतोष जी, आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर देनी चाहिए। ये तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर देगा सीमा। ये हर बुरे साये को मिटा देगा। हमें सबसे अलग अलग पूछताछ करनी होगी सर। सबको कोई ना कोई शिकवा रहा है इस सीमा साहू से। सर, मुझे इस बात का डर है कि शायद हम सीमा साहू को जिंदा ना पाए। मुझे भी यही लग रहा है। ऐसा लगता है कि सीमा साहू को बुरी तरह से किसी जाल में फंसाया गया और ये जाल उसके किसी अपने नहीं बिछाए। सीमा साहू एक दृढ़ महिला थी। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि इतनी आसानी से कोई गलत कदम उठाए और मुख्तार सैयद जैसे फर्जी आदमी से मिलने चली जाए। जी सर, बिल्कुल किसी अपने ने ही धोखा दिया है सीमा को, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे अपनों ने मिलकर साजिश रची ताकि हमें कोई सुराग ना मिले। वाह मुकेश, पुलिस की गाड़ी में तो तुम्हारे तेवर ही कुछ अलग थे। तुमने तो सारा चिट्ठा ही खोल दिया सबका। तुम्हें लगता है पुलिस हमारा भरोसा करेगी? यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे साथ। सीमा दीदी ने ना तुम्हें खुद पर ही भरोसा ना करने लायक बनाकर छोड़ा। अरे कॉन्फिडेंस दिखाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस। क्या वो एक ही शख्स था जो सीमा से बदले की भावना में इस हद तक चला गया था, या फिर कई लोगों ने मिलकर यह चक्रव्यूह रचा था जिसे पुलिस के लिए सुलझा पाना इतना मुश्किल हो रहा था? सीमा साहू गुरुजी के पास जाया करती थी। क्या गुरुजी के पास सीमा साहू के इस तरह अचानक गायब हो जाने का जवाब था? सीमा एक बहुत ही भली और न्यायप्रिय महिला थी जो अपने परिवार के हर व्यक्ति के बारे में सोचती थी। ऐसे ही होते हैं जिम्मेदार। सीमा के सर पर भी जिम्मेदारी का बड़ा बोझ था। सीमा के भी परिवार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर चीज के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते होंगे। क्या सीमा ने इस बारे में आपसे कोई जिक्र किया था? सीमा मेरी सभा में हमेशा आया करती थी। यहाँ उसे शांति सी मिलती थी, कभी कभी बातें भी किया करती थी। हाँ, कुछ था उसके मन में जो उसे परेशान कर रहा था। मैं नहीं जानती गुरुजी, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि मैं हर वक्त सही नहीं हो सकती। लेकिन अगर हर किसी को
सही निर्णय और सही फैसले के लिए मुझी से उम्मीद है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कभी कभी समय को अपना काम करने देना चाहिए सीमा। मैं हर चीज समय पर नहीं छोड़ सकती गुरुजी, और उसमें खास तौर पर जब हर कोई अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए मेरे ही दरवाजे पर आकर दस्तक दे। देखो सीमा, तुम सबकी परेशानी या उसके हल के लिए जिम्मेदार नहीं हो। क्या तुम अपने दरवाजे पर आने वाले हर एक इंसान को जवाब देना अनिवार्य समझती हो, या क्या तुम अपनी जिम्मेदारी के बोझ के तले इतनी बुरी तरह दब गई हो कि तुम्हें यह लगता है कि हर इंसान को अपनी परेशानी लेकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आना चाहिए? मैं श्योर नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन शायद हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार के लिए सही डिसीजन लेते रहना चाहती हूँ। आखिर वो लोग मेरे अपने हैं और उन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है। अगर तुम शांति चाहती हो तो तुम्हें दूसरों की अशांति से दूर रहना होगा। क्या यह अशांति इतनी बुरी थी कि सीमा को घर से भागना पड़ा? जी, सीमा ऐसी नहीं थी। ये तो साफ तौर पर एक मायाजाल नजर आ रहा है। ऐसा कौन हो सकता है जो उसे मुख्तार सैयद के पास भेज सकता है? वो वहां क्यों जा सकती है? किसी जवाब की तलाश में ही गई होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह वो यहाँ आई थी। आप सही कह रही, जरूर उसे किसी ने अपने जाल में फंसाया है। सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 21 मार्च की सुबह को मेरी और सीमा दीदी की फोन पर क्या बात हुई थी। तुम्हारी और वैशाली की शादी से तुम्हारी पहली बीवी फौजिया काफी नाराज है ना? लेकिन सर, इस बात का सीमा दीदी से क्या नाता? हमें पता चला है कि सीमा की रजामंदी से तुम दोनों की शादी हुई थी, जिससे फौजिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। सर, ये बात पूरी तरह से गलत है, बकवास है। मैं वैशाली और फौजिया दोनों का बराबर ख्याल रखता हूँ सर। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। मैंने नम्रता से हर तरीके से बात की, वो कितनी भी बगावत कर ले, लेकिन अपनी बड़ी बहन सीमा को नुकसान पहुंचाने के सपने में भी नहीं सोच सकती। चाचा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन एक बात खटक रही है। मुख्तार सैयद जैसे आदमी को मिलने के लिए सीमा कैसे जा सकती है, वो भी उसी दिन जिस दिन वो नम्रता को समझाने वाली थी। जरूर किसी ने हमारी सीमा से नम्रता के बारे में बात करने के लिए आने के मौके का फायदा उठाया है। सर, मैं नहीं जानता ये मुख्तार सैयद कौन है। हाँ, अगर ये मुस्लिम है और मैंने सिर्फ पूछा तुम इसे जानते हो या नहीं? नहीं सर, मैं नहीं जानता इसे। अगर आपको शक है कि फौजिया ने कुछ किया है सीमा दीदी के साथ, तो फौजिया को उठा के पूछिए। आप असलम को क्यों उठा लाए? हमने सिर्फ पूछताछ के लिए उठाया है। आपने दो और दो जोड़ दिया। मुख्तार सैयद नाम है तो असलम। मैं कह देती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन पे बैठ जाऊंगी। आप लोग मेरे पति को बस इस वजह से परेशान कर रहे हैं क्योंकि इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं, और तुम्हें तो ये समझना चाहिए कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो फिर मेरी बहन को ढूंढिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमा दीदी के दोस्त संतोष ठाकुर है इसके पीछे। हमारे परिवार में हर कोई एक दूसरे पर इशारा कर रहा है, मालूम है ना तुम्हें? आपको जिस पे शक करना है कीजिए, जिसको जो पूछना है पूछिए, पर मेरे पति को इस बीच मत घसीटिए। सर, ये वैशाली बहुत हंगामा कर रही है, धमकी दे रही है कि अगर हमने असलम को नहीं छोड़ा तो वो बाहर अनशन पर बैठ जाएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका। कह नहीं सकते सर, पर ये सिचुएशन मुश्किल हो सकती है। उसने सीमा के हस्बैंड यशवंत को फोन करके बुला लिया है और बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर रही है। ठीक है, उसे बोलो 10 मिनट में असलम को पूछताछ करके छोड़ते हैं। सर। असलम, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन क्या ले आए? तुम्हारी बीवी वैशाली ने तो हंगामा मचा दी। क्यों नहीं मचाएगी सर? क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं सीमा दीदी के कितना करीब था, और आप लोग बिना किसी वजह के मुझसे इस तरह पूछताछ कर रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसके पीछे मेरी पहली बीवी फौजिया का हाथ है। सर, आपको लगता है फौजिया इतनी चालाक है कि वो एक जाल बुनेगी और सीमा दीदी उसमें फंस जाएगी? सर, ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ उसकी हो सकती है जो सीमा दीदी के सबसे करीब हो। तुम्हारा इशारा यशवंत की तरफ या फिर सीमा के बेटे राजेश की तरफ? सर, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद सोचिए, सीमा दीदी रेड शाइन होटल में एक ऐसे अजनबी इंसान से मिलने जाती है जो कि फर्जी है। मिलने की क्या वजह हो सकती है सर? आप उस वजह को ढूंढिए ना। सर, पहली बात तो यह है कि सीमा दीदी किसी पे भरोसा किए बिना उससे मिलने नहीं जा सकती। हर चीज में खुद सोच समझ के वो फैसला लेती थी। ये नम्रता वाले मामले में ही देख लीजिए आप सर। क्या दीदी ने चाचा चाची से उस हिमांशु के बारे में पता करने की कोशिश की कि ये लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है? नहीं सर, उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। तो सीमा फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने के लिए होटल रेड शाइन क्यों गई? सर, मैं तो बल्लीपुर में था और सीमा दीदी मेरी बात सुनने से रही। अरे आप वैशाली दीदी से पूछो ना, वो तो यहीं रहती है भोपाल में, या फिर राधा भाभी से। क्या ये सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते?
वैशाली के पति असलम शेख को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया और ऐसा ही हुआ मुकेश और उसकी बीवी चंचल के साथ। इनके खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने हर उस शख्स के फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे जो सीमा साहू के करीब था। सीमा साहू के पति और उसके बेटे ने अखबारों में इश्तिहार दिया जिसमें सीमा साहू को ढूंढने वालों के लिए इनाम घोषित किया गया था। सर, शक के घेरे में जितने भी लोग थे सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, लेकिन किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स में से कुछ भी नहीं मिला है। मालती, ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी कॉल ऐसी नहीं है जिससे ये लगे कि सीमा साहू को फंसाया जा रहा है। नहीं सर, सीमा के पति यशवंत और उसके बेटे राजेश के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, ये सोचकर कि शायद कोई पर्सनल एंगल होगा, लेकिन किसी से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। तो फिर मामला है कहाँ? सीमा के पति यशवंत ने सीमा की तस्वीर अखबार में छपवाई, लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं, अभी तक कोई सामने नहीं आया। सर, ये हाथी चौक में मैं इतने दिन से जितने भी रिक्शे वाले और प्राइवेट टैक्सी वाले हैं सबको ये फोटो दिखा के घूम रहा हूँ, पर ये सीमा साहू किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होटल रेड साइन तो आई नहीं है। कोई तो है जो उसे लेके आया है यहाँ। इस मुख्तार सैयद का कुछ पता चला? साहब, इस फोटो से तो कोई भी इसे पहचान नहीं रहा है। आपके साइबर सेल से इसके बिना मुझ दाढ़ी वाली फोटो आने वाली थी ना, वो कल तक आ जाए। सीमा ने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लिया तो जरूर उसका कोई अपना ही उसे होटल रेड साइन होटल लेकर गया, और ये सब कुछ बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। तो ये जो भी है बहुत शातिर है, खुद तो अंदर गया नहीं और सीमा को अकेले अंदर भेज दिया। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाथी चौक के आसपास कोई दुकान, एटीएम, कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है सर, लेकिन होटल रेड साइन के आसपास नहीं। सीमा जहाँ रहती है राठी कॉलोनी, वहाँ तो नहीं है। तो सीमा के जितने भी करीब है उनमें से किसी की भी मोबाइल लोकेशन सीमा के मोबाइल लोकेशन से मैच नहीं करती। 21 मार्च को सब लोग या तो काम में या कहीं और बिजी थे। और हिमांशु कनौजिया नम्रता का आशिक, उसकी तो बलीपुरा गाँव ही होगी। जी सर। और असलम शेख? असलम शेख अपने गांव महबूब नगर में ही था, उसका वहीं का लोकेशन आया। जैसा कि हमको पहले लगा था, अब तो ये और भी मुश्किल है कि सीमा को इतने दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया हो। लेकिन अगर सीमा के साथ कुछ और भी हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? सर, ये सारे परिवार वाले एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है सीमा से इन सबको कोई ना कोई शिकवा रहा होगा। पॉसिबिलिटी है कि सीमा ने अपने परिवार के अलावा भी किसी और की जिंदगी में भी दखलंदाजी की होगी। का आदमी नहीं सर, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे मोहल्ले में सीमा का सबके साथ बहुत अच्छा था। लोग बहुत इज्जत करते थे उसकी, अपनी परेशानियां लेकर आते थे उसके पास सलाह मशवरा के लिए। एक बात समझ से बाहर है कि सीमा किसी फर्जी इंसान को मिलने क्यों जाएगी। कोई तो बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, इसलिए किसी के कहने पर वो इस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने अकेली गई, वो भी होटल में। नरेश नागपाल, वैशाली का पहला पति सर, वो सीमा से काफी नाराज था। सीमा तुम्हारी बहन तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाने के लिए। अरे ये हमारे आपस का मामला है, और वो ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है मेरी बेटी के साथ? नरेश, प्रिया वैशाली की भी बेटी है। अरे तो मैं भी बाप हूं उसका। तो मैं मानता हूं कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बहन कैसी है। वो जैसी भी है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है उसे इस तरह मारने का। मुझे अब इसके साथ नहीं जाना, नहीं रह सकती मैं अब और इसके साथ। अरे वैशाली, नरेश ने वादा किया है दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे अब तो मैं भूल चुकी हूँ दीदी, भूल चुकी हूँ कि पिछले 5 साल में ऐसे वादे इसने मुझसे कितनी बार किए हैं। हाँ, मैं भी भूल चुका हूँ कि प्रिया को घर पे अकेले छोड़ के तुम कितनी बार खैर मदद के साथ बाहर घूमने गई हो। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। नरेश बस। वैशाली, तुम दोनों के इस झगड़े का प्रिया पर क्या असर होगा? और इसकी करतूतों का प्रिया पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा ना। ये मुझे प्रिया के सामने मारता है, और अब मैं ऐसे चुपचाप मार खा के नहीं रह सकती दीदी। अरे नहीं रह सकती तो सुधार लो अपनी हरकतें ना। तुम पहले अपनी हरकतें ठीक करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, और ये बात तो तय है। सर, वैशाली और नरेश का डिवोर्स हुआ नहीं अभी तक, लेकिन वैशाली नरेश के पास जाना नहीं चाहती। नरेश काफी नाराज हुआ था जब सीमा ने फैसला किया था कि वैशाली अब नरेश के पास नहीं जाएगी। सीमा ने यह फैसला लिया। तुम दोनों का जो ये मामला है ना, इसे सुलझाना नामुमकिन है। और जहां तक रही बात साथ रहने की, तो बेहतर ये होगा ना कि तुम दोनों अलग ही रहो। हाँ तो चला जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं उसके साथ रहने का, लेकिन जाऊंगा तो अपनी बेटी के साथ।
तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो, लड़ो, लेकिन प्रिया वैशाली के साथ ही रहेगी। तुम्हारा पक्ष कमजोर हो जाएगा नरेश, ये ध्यान रखना। सीमा, मेरी एक बात याद रखना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। नरेश नागपाल सर वही एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ, जिसने सीमा से नाराजगी जताई थी। हाँ सर। इस नरेश नागपाल से तो हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी बात थी जो सीमा को परेशान कर रही थी, क्योंकि इतना तो तय है कोई ना कोई बात तो थी जिसकी वजह से सीमा किसी के कहने पर उस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलने गई। इससे पहले सीमा उस होटल में कभी नहीं गई, हमने चेक किया। एक जवान आदमी बूढ़े के बेस में सीमा साहू से मिलता है, कहीं ये कोई हिस्ट्री शीटर तो नहीं? सर, हिस्ट्री शीटर्स को तो काफ़ी खंगाला है। पिंटू खबरी ने भी काफ़ी लोगों की तलाशी ली है। इस केस में हिस्ट्री शीटर्स का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी भी तरीके की प्लानिंग की बात हमें ज़रूर पता चलती। फिर भी पता करो, हो सकता है कोई पुराना हिस्ट्री शीटर हो। ओके सर। मालती, एक मिनट। जब हमने इस शख्स को सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था, तब सीमा के बेटे राजेश ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया था कि इसकी मूछ, दाढ़ी और विग नकली है। ध्यान से देखिए सर, इस आदमी के चेहरे पे दाढ़ी मूछ सब कुछ नकली लग रहा है। सर, ये तो कोई ढोंगी है। तो क्या राजेश को पहले से पता था कि असली नहीं, नकली? और जैसा कि हम सोच रहे हैं कि सीमा से कोई परेशान हो गया होगा, तो क्या ये परेशानी सीमा के अपने ही घर में उसके सबसे करीब थी? सीमा का बेटा राजेश, सर उससे पूछताछ करनी चाहिए। मम्मी का कुछ पता चला? सीमा साहू की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत को छुपाने के लिए उसकी डेड बॉडी को दीवार में चुनवा दिया गया था। और सीमा की मौत का संबंध निश्चित रूप से परिवार पे उसके नियंत्रण से था। 21 मार्च को सीमा साहू को एक ऐसे जाल में फंसाया गया जो सीमा की परेशानियों का अंत करने के झूठे प्रस्ताव के रूप में उसके सामने आया। क्या सीमा की यह परेशानी उसके बेटे राजेश को लेकर थी, या यह परेशानी वैशाली के पहले पति नरेश नागपाल से जुड़ी हुई थी? तूने सीमा को धमकी दी थी नरेश कि उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अब बहुत महंगा पड़ेगा कहना मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे मार देता। मार ही देता? मतलब सीमा मर चुकी है? अब आपको जो समझना है आप समझिए। मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। और दर्द है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने अपनी बेटी प्रिया को खो दिया, लेकिन उस चीज को मैं मन ही मन पी गया। अब सीमा को मार के या उसे गायब करके मैं कौन सा अपने घाव पे मरहम लगा लेता? वो तो खुद ही हताश थी। हताश? क्यों? अब आपको क्या बताऊं साहब, वैशाली ने क्या हरकत की थी। प्रिया नहीं है। क्या? वैशाली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं आ रहा हूं, फिर भी? प्रिया की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, कल ही पता चला था। ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। बाहर ही वेट कर लो, आए तो मिल लेना। एक मिनट, आप कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले? मैं। वो मेरे पति हैं। होशंगाबाद के जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ आए दिन खबर मिलती थी, आज वैशाली इसके साथ देखी गई, आज वैशाली उसके साथ देखी गई। और मुझे छोड़कर वो भी गई कहाँ? असलम के साथ, जो खुद शादीशुदा था। इन दोनों की शादी हुई भी थी कि नहीं किसे पता। यही बात पूछने मैं सीमा के पास गया था कि तुमने इसीलिए सपोर्ट किया था अपनी बहन का कि वो मुझसे अलग हो सके या फिर मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दे। देखो नरेश, वैशाली असलम के साथ खुश है और असलम हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। वो हमारी माँ से मिलने टाइम टू टाइम बलीपुर जाता है। मुकेश से भी उसकी अच्छी बनती है। राधा भाभी को भी कोई भी काम हो, असलम हमेशा आगे आता है, वो सबका ख्याल रखता है। लेकिन क्या उसका पहले से शादीशुदा होना सही है? उसकी बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी तुमने उसे वैशाली के पति के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ना तुमसे, वैशाली असलम के साथ खुश है। उसने पहले मेरी जिंदगी उजाड़ी और तुमने उजाड़ने दी। अब वो असलम की जिंदगी उजाड़ रही है और तुम कुछ नहीं बोल रही। तुम्हें पता है तुम कितनी गलत हो? जिस आदमी को तुम अपने परिवार का हिस्सा बता रही हो ना, मेरा शौहर है वो। अरे तुम लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फौजिया, पहले शांत हो जा।
और असलम से ना मैंने नहीं कहा था जाकर वैशाली से प्यार मोहब्बत करे, ठीक है? असलम मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप, और आप लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ना साजिश की है। बद्दुआ देती हूँ आप लोगों को, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना सीमा, एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होगी, देख लेना तुम। देखो नरेश, मैंने ना तुम्हारा घर उजाड़ा है और ना ही असलम का। कभी वैशाली से मैंने ये नहीं कहा कि वो तुम्हें छोड़ दे, और ना ही कभी मैंने ये कहा है उससे कि वो जाकर असलम के साथ रहे। सीमा याद रखना, जुर्म करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। नरेश बस बहुत हुआ, तुम एक काम करो, जाकर वैशाली से अपनी प्रॉब्लम सुलझाओ। अरे थक गई तुम लोग की बातें सुन सुनकर। अच्छा, ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कि ये मेरे और वैशाली के बीच का मामला है और हमारे बीच में हमारी बेटी थी। सीमा, तुम्हें हमारे मामले में दखल देना ही नहीं चाहिए था। सर, अब सीमा को मार के उसे गायब करके मेरी बिखरी जिंदगी तो वापस नहीं मिलने वाली ना। सीमा को दूसरों की जिंदगी में दखल देने की और बिना जरूरत के फैसला लेने की आदत थी। अब उसकी इस बात पे कोई खफा हो गया होगा, किसी को इतना गुस्सा आया होगा कि, लेकिन साहब मैं वो आदमी नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो मुकेश? हर महीने राधा भाभी को जो पैसे भेजते हैं वही भेज रहा हूँ। और नहीं भेजोगे तो क्या वो मर जाएंगी? अरे लेकिन चंचल, हम हर महीने उनको देते हैं। हर महीने जबरदस्ती भेजते थे सीमा दीदी के कहने पर, और अब तो सीमा दीदी नहीं है। कब कल आएगी मुकेश? पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, फोन ही मत उठाओ राधा भाभी का, वो खुद ही समझ जाएंगी। मुकेश अब फोन ही नहीं उठा रहा है वैशाली। मैं मुकेश से बात करती हूँ भाभी। ये सीमा ऐसे कहाँ चली गई? मुझे क्या पता भाभी, मुझे थोड़ी बोल कर गई वो, मैं भी तो यही थी ना आप लोगों के साथ। सीमा यहाँ होती ना तो मुकेश ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। तो ठीक है, आप इंतजार कीजिए सीमा दीदी के वापस आने का, वहीं आकर मुकेश से बात कर लेंगे। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रही हो भाभी। मैं कह रही हूँ कि मैं मुकेश से बात करती हूँ, लेकिन नहीं, आप बोल रही हो कि सीमा दीदी यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने ना उन्हें भगवान बनाकर ना जाने कौन से 7वें आसमान पर बिठा रखा। तुझे क्या हो गया वैशाली? मैं भी परेशान हूँ। वहाँ चाचा जी बार बार मुझे फोन करके पूछ रहे कि सीमा दीदी अब तक लौटी क्यों नहीं। ये यशवंत जीजा जी मुझसे बार बार पूछ रहे कि मुझे कुछ सीमा दीदी ने बताया था क्या। माँ भी मुझसे ही बार बार पूछ रही है। जब तक सीमा दीदी थी तब तक सब उसी को पूछते थे, अब नहीं है तब भी उसी के बारे में सवाल कर रहे हैं। बस सीमा 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 ही सब कुछ है, बाकी किसी की कोई लाइफ नहीं है। वैशाली, तेरा कुछ झगड़ा हुआ है क्या असलम के साथ? बड़ी जल्दी अक्ल आ गई तुझे? खाना खाने देगी चैन से मुझे? क्यों? उस कमीनी ने भी चैन से खाने नहीं दिया? अगर वो कमीनी है ना, अपनी शक्ल देख ले शीशे में जाके। वो तूने कहावत सुनी है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वैसी हालत हो गई मेरी। खजूर पे नहीं अटका तू, बवंडर में फंसा है। वैसे तूने सब किया किसके लिए? हाँ, उस सीमा के भाई मुकेश और उसकी पत्नी चंचल के लिए, या सीमा के बेटे राजेश के लिए, या जिस खजूर पे अटका हुआ ना उस वैशाली के लिए? दिशा मिश्रा नाम है लड़की का, आपके बेटे राजेश के साथ कॉलेज में पढ़ती है। मैंने खुद राजेश से साफ साफ पूछा कि उसने कुछ किया है क्या। तो हमें भी आकर बता देती कि राजेश की माँ सीमा को तुम्हारा और राजेश का मिलना जुलना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वजह से राजेश ने कुछ किया होगा। मैंने तो उससे ऐसे ही पूछ लिया था। यशवंत, इतनी बड़ी बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना हो कि आपके बेटे राजेश की इस दिशा को लेके अपनी माँ से लड़ाई चल रही थी। राजेश, पुलिस मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारी मम्मी किस बात को लेकर परेशान है। मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। पापा? राजेश, सच सच बता दो, सच जानना है मुझे। सर, राजेश अपनी मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर, मैंने पूछा था उसे, उसने बताया मुझे उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब यही बात हमें आपके बेटे से पूछने दीजिए, लेकिन ये दिशा मिश्रा वाली बात आपको खुद हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। अब साफ साफ बताइए, क्या आपकी पत्नी सीमा की परेशानी की वजह यही थी? अरे क्यों भाग रहे हो यहाँ से? बताना पड़ेगा तुम्हें असलम, क्या किया तुमने? किसके कहने पे किया है? फौजिया, तुम पहले फरीद को लेकर आओ, हमारे पास बहुत वक्त है, आराम से बात कर लेंगे बाद में। तुम अभी लेके आओ पहले उसे, जाओ तुम। हाँ, थी अनबन राजेश और उसकी मम्मी के बीच दिशा को लेकर, लेकिन राजेश, सर राजेश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सर, राजेश जो भी है अपनी मम्मी से, हमें शुरू से यही शक था कि सीमा का कोई करीबी ही उसे उस फर्जी मुख्तार सैयद से मिलवाने के लिए होटल रेड शाइन लेकर गया। यशवंत, क्या वो अपने बेटे राजेश के लिए वहां गई थी? सर, मुझे नहीं पता सीमा क्यों गई थी, लेकिन हाँ सर, वो राजेश को लेकर परेशान थी। मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है ये मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं। राजेश,
अपनी आवाज नीचे करो। तो आपको अपनी आवाज उठा लेनी चाहिए थी। राजेश तुम बस करो मम्मी, बहुत हो गया। यहाँ सब आपके गुलाम नहीं है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अरे अभी तू फर्स्ट ईयर में, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरी। इस तरह लड़की के पीछे ना अभी पागल मत बन तू, समझा? तेरी मम्मी कौन सा तुझे उस लड़के के साथ दोस्ती तोड़ने को बोल रही है? अरे क्या नाटक लगा रखा है? अब भी कभी शादी करनी है? 18 साल के हो तुम लोग। उस लड़की के माँ बाप क्या तुझे? उसके माँ बाप मम्मी की तरह नहीं है, जिन्हें लगता है कि सिर्फ वही सबकी जिंदगी के फैसले ले सकती है। अगर तू अपनी भलाई सोच सकता ना तो आज अपने माँ बाप के बारे में ना ये बात नहीं करता। माँ बाप नहीं मम्मी, सिर्फ माँ। मैं पापा के बारे में कभी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कभी दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते। तुम देती हो, मैंने देखा है। तुम सबके साथ बुरा बर्ताव करती हो। किस तरह वैशाली मौसी और मुकेश मामा को तुम नीचा दिखाती हो। तुम खुद को भगवान मानती हो। बस राधा चाची तुमसे वफादार है, क्योंकि तुम उन पर तरस खाती हो, वरना कोई तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता, क्योंकि तुम खुद को भगवान मानकर सबकी जिंदगियों के फैसले लेती हो। लेकिन तुम मेरी जिंदगी की भगवान नहीं बन सकती, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ दूसरों की जिंदगी पर राज करो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसला का मोहताज नहीं बना सकता। हाँ सर, मेरी माँ स्वभाव की स्ट्रांग थी। वो सबकी जिंदगी के फैसले लेती थी। जरूरत ना पड़ने पर भी वो दूसरे की जिंदगी में दखल देती थी। ये आदमी कौन है राजेश? मुझे नहीं पता। सबसे पहले तुम ही ने पॉइंट आउट किया था कि मुख्तार सैयद की दाढ़ी मूछें नकली है। मैंने नोटिस किया था, कोई भी कर सकता है। राजेश, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिशा पहले से हमारे शक के घेरे में। सर, दिशा का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? तुम्हारा? राजेश ने किया है ये? राजेश को पुलिस कस्टडी में ले चुकी है, लेकिन उसने अब तक कुछ बताया नहीं। The number you have called is currently switched off. आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि मैंने सीमा दीदी के साथ में क्या किया है। अब देखा किसने अपना गुस्सा निकाला है। वैसे क्या जरूरत थी सीमा दीदी को हर किसी के फैसले लेने की? क्या हर कोई अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था? उनके अपने घर में बगावत चल रही थी। अगर सीमा दीदी के साथ में राजेश ने ऐसा कुछ किया भी है ना, माँ बाबा, उसका कसूरवार कोई और नहीं, आप सभी लोग हैं। आप सभी ने सीमा दीदी के इतने पर लगा दिए थे, उन्हें विश्वास दिलाया कि वो ही सबके सही गलत के फैसले ले सकती है। उन्हें इतना सर पे चढ़ा लिया था कि वो खुद को भगवान मानने लगी थी। ना मैं ये जानता हूँ कि ये मुख्तार सैयद कौन है, और ना मैं ये जानता हूँ कि ये आदमी कौन है। तो फिर कौन जानता है राजेश? किसने तुम्हारी मदद की थी 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तुम्हारी माँ को होटल रेड शैंड ले जाने में? सब कुछ पहले से तय था कि कोई तुम्हारी माँ को बोलेगा कि होटल रेड शैंड जाना है और मुख्तार सैयद से मिलना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ की मदद करेगा, जिससे तुम अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से दूर हो जाओगे और अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे बन जाओगे। ये जो बुरी ताकतें हैं सीमा, हमें उन पर काबू पाना है। जो तुम्हारे मंसूबे पर बुरी नजर डाल रहे हैं, उन बुरी नजरों को हमें दूर करना है। लो, क्या इससे वो सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी जो आसपास मंडरा रही हैं? ये सब कुछ साफ कर देगा सीमा, सब कुछ, सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा ये तावीज मैं अपने बेटे को दूंगी ना तो वो इसे कभी नहीं पहनेगा। वो मुझसे नाराज है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। उसे लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। ये उसे पहनने के लिए मत बोलना, उसके बैग में एक छोटा सा पॉकेट बनाकर उसमें रख देना। ये अपना काम करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो संभल जाएगा। मेरी किसी ने मदद नहीं की सर, किसी ने भी नहीं। हाँ, मैं बात नहीं कर रहा था मम्मी से, नाराज था मैं उनसे।
लेकिन मैंने नहीं मारा उनको। मारा? मतलब हमारा शक सही था? उनकी मौत हो चुकी? सर 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए। मम्मी खुद से घर से जाने वालों में से नहीं है। क्यों जाती वो? इतना पावर था उनके पास, सब उनके इशारों पे चलते थे। राजेश, तुम्हारी माँ तुम्हारे परिवार की ताकत थी, जो दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देती थी, दूसरों की मुश्किलों को हल करती थी, दूसरों के फैसले लेती थी। हाँ, हो सकता है कुछ फैसले उन्होंने गलत लिए, पर इससे किसी को उनको मारने का हक नहीं मिल जाता। मैंने नहीं मारा अपनी मम्मी को, नहीं मारा है मैंने। हो सकता है मेरी वजह से वो बहुत तकलीफ में थी, मेरी कोई बात बहुत ज्यादा बुरी लगी होगी उन्हें, लेकिन मैं क्यों मारूंगा अपनी मम्मी को? 21 मार्च को होटल रेड शाइन कौन ले गया था उन्हें? घर का ही कोई आदमी था जो तुम्हारी मदद कर रहा था। 21 मार्च को सुबह 8 बजे असलम शेख ने फोन किया था तुम्हारी मम्मी को। तुमने 21 मार्च की सुबह सीमा से बात की, जिस दिन वो लापता हुई। जी जी जी, बात की थी हमने। राजेश, क्या वो आदमी असलम शेख था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मारा अपनी मम्मी को सर। आई रियली मिस हर। इस मामले में एक और चौंका देने वाली बात सामने आई। असलम शेख भी अब लापता हो गया था। मैं खुद असलम को फोन लगा रही हूँ, कल से उसका फोन बंद आ रहा है। कहाँ भाग गया वो? उधर हम राजेश तक पहुंचते हैं और इधर असलम भाग जाता है। मुझे भी नहीं पता, मैं खुद उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। उसका छोटा भाई शमशेर भी नहीं जानता कि असलम चला कहाँ गया है। सर आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? अंदर के कबाड़ भी खाली है, लगता है दोनों भाग गए, असलम और फौजिया। कहाँ गए दोनों? सर नहीं पता सर, महबूब नगर में अम्मी अब्बू को भी फोन किया था सर, वहाँ पे भी नहीं है। देख इतना तो साफ है कि ये सब कुछ असलम का किया जा रहा है। अगर जल्द हाथ नहीं लगा ना, बुरा फंसेगा। अब ये बात पूरे परिवार को पता चल चुकी थी कि सीमा के साथ हुई इस वारदात में असलम शेख का ही हाथ था। और उनके लिए और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि सीमा का बेटा राजेश खुद एक संदिग्ध था। शायद अपनी मां को फंसाने की साजिश में असलम शेख से मिला हुआ था। सीमा को पहले जाल में फंसाना, फिर उसकी हत्या कर देना, यह साजिश अब साफ होती जा रही थी। लेकिन असलम तक पहुंच पाना और यह साबित कर पाना कि इसमें राजेश का भी हाथ है, अब भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। क्या सच में राजेश का अपनी मां की हत्या में हाथ था? बड़ी थी वो, तुम सबसे बड़ी। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं कैसे संभालूंगी। तब सीमा ने आगे बढ़कर सब कुछ संभाला था। वो भी कह सकती थी कि उसका अपना परिवार है जिसे उसको संभालना है। ये परेशानियां, ये जिम्मेदारियां उसकी नहीं हैं, पर उसने जो किया सिर्फ तुम लोगों के लिए किया, एक हक के साथ कि ये परिवार उसका है। असलम शेख को हर जगह ढूंढा जा रहा था और सीमा के बेटे राजेश से बार बार कड़ी पूछताछ हो रही थी। लेकिन राजेश अपने बयान से हिलने को तैयार नहीं था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मां की हत्या में उसका कोई हाथ है। और सच्चाई भी यही थी कि राजेश का अपनी मां को फंसाने और उसकी हत्या में कोई हाथ नहीं था। सर ये असलम शेख जहां भी जा सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, उन सबके घर के आसपास खबरियों को तैनात कर दिया। और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला? नहीं सर। दिनेश, ऐसे कहाँ गायब हो गया वो? सर मुझे लगता है कि असलम को पता चल गया था कि हम इस केस को सुलझाने के काफी करीब आए। सर, राजेश से 15वीं बार पूछताछ कर चुके हैं। वो अपने बयान पर डटा हुआ है और उसके खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं मिला है। सर आई फील राजेश इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? सर इतना तो पक्का हो गया कि असलम शेख इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन असलम राजेश के लिए ये सब क्यों करे? सर आई मीन असलम को कोई तो फायदा होना चाहिए। राजेश असलम को ऐसे क्या दे सकता है कि असलम राजेश के लिए ये करे? अगर फायदे की बात है तो फिर मुकेश हो सकता है। उसकी पुश्तैनी घर और जमीन सीमा उसे बेचने नहीं दे रही थी। अब इस मुकेश को और कितना तोड़े के सच बोल दे। यहाँ तो जितने भी लोग हमारे शक के दायरे में हैं, सब के सब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनकी हरकत कभी पकड़ी नहीं जाएगी। मुझे लगता है हमें असलम तक पहुंचना होगा। एक असलम ही है जो हमें मकसद और मास्टरमाइंड के बारे में बता सकता है। एक्सक्यूज मी, पिंटू है। हाँ पिंटू बोल। सर मैं भोजपुर में हूँ,
असलम के भाई शमशेर का पीछा कर रहा था कि अगर असलम इन्वॉल्व होगा तो शमशेर कुछ जानता होगा। साहब खजाना हाथ लगाए। क्या हाथ लगाए? मुख्तार सैयद साहब, वो फर्जी आदमी शमशेर का दोस्त निकला। यहाँ पर है, शोएब मिर्जा नाम है उसका, आप जल्दी पहुंचे। एक तरफ पुलिस शोएब मिर्जा को उठाने निकली जो मुख्तार सैयद होने का ढोंग रचा रहा था, और दूसरी तरफ पुलिस ने असलम शेख के छोटे भाई शमशेर को उठाया। आइए साहब, ये वाला सामने वाला घर है। सही निशाना लगा है पिंटू, यही अपना आदमी है। चल ले चलो इसे। सर सर माशाअल्लाह, सही लग रहे हो शोएब। शुक्रिया असलम मियां। मस्त, एकदम मस्त एक्टर हो गया तू। हाथ तोड़ो या पैर तोड़ो शमशेर? कुछ मत कीजिए साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। मैं तो सिर्फ असलम भाई की मदद की। इस मदद की कोई खास वजह? वजह नहीं पता साहब, लेकिन असलम भाई सीमा दीदी को मारना चाहते थे और सारा प्लान भी असलम भाई ने बनाया और सब कुछ उन्होंने सेट किया साहब। और असलम भाई ने जो जो कहा हमने वही किया साहब। बिल्कुल सही इलाज लेके आया हूँ राजेश के लिए। मैं भी इनमें मानता हूँ, बहुत अच्छे से मानता हूँ। मुझे यकीन है राजेश एक दिन सही रास्ते पे आ जाएगा। अच्छा तो कब मिल सकती हूँ मैं मुख्तार भाई से? आप आज ही मिल लीजिए। देखिए मैं तो गांव जा रहा हूँ, शमशेर आपको मिल जाएगा, वो आपको पहुंचा देगा। और मुख्तार भाई होटल रेड शाइन में आने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, आप भी चले जाइए। ठीक है। शमशेर, शमशेर जी 12 बजे पहुंच जाना, सीमा दीदी को बोला है। और गाड़ी कॉलोनी के कॉर्नर पे खड़ी कर देना। किसी भी कीमत पर होटल के अंदर मत जाना, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनको कुछ भी बोलना, कहना इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स हैं मेरे। ठीक है भाई। जा तैयारी कर। नमस्ते सीमा दीदी। नमस्ते शमशेर। दीदी आप होटल जाकर आ जाइए, मुख्तार भाई रूम नंबर 201 में है। मुझे कुछ कॉल करने ऑर्डर्स के सिलसिले में, तो आप जाकर आ जाइए, मैं यहीं वेट करता हूँ। फिर आपको राधा भाभी क्या ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है शमशेर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब प्लान के मुताबिक शोएब जो मुख्तार बन के गया था, उसने बेहोशी की दवा पानी में मिला के सीमा दीदी को पिला दी। फिर सीमा दीदी जब गाड़ी में आके बैठी तो उनको तभी से नींद आने लग गई थी साहब। हाँ संतोष। हेलो सीमा, कहाँ पर हो? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मैं पहुंच रही हूँ। वो एक सहेली के घर पे कुछ काम था, वो काम खत्म करके बस आ रही हूँ मैं। कहाँ पर हो तुम? हाँ संतोष, मैं आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं तुम। और फिर कहाँ ले जाके मारा? आशिम, हाथ पकड़। बॉडी कहाँ है शमशेर? साहब दुकान के अंदर वाले कमरे में। और जब रात में असलम भाई आए तो हमने क्या? हमने सीमा दीदी की बॉडी दीवार में चुनवा दी साहब।
बस उसकी मदद की, है ना? वो मेरा भाई है साहब। लेकिन किस लिए? किसके साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग की थी सीमा को मारने की? कारण कौन था? सीमा का बेटा राजेश या सीमा का भाई मुकेश? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। असलम भाई ने सीमा दीदी को क्यों मारा, ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता। वो वैशाली साथ निकाह करके ना बहुत बड़ी गलती की असलम भाई ने, और फौजिया भाभी को भी धोखा दिया। जब असलम भाई सीमा दीदी को मारने का प्लान बना रहे थे तब असलम भाई बहुत परेशान थे साहब। सब परेशान थे, हाँ? और परेशानी की हालत में उसने सीमा के मर्डर का प्लान बनाया। असलम कहाँ है? असलम कहाँ है? बोल, असलम कहाँ है? बोल। बता दो। असलम भाई और फौजिया भाभी होशंगाबाद में वहां छुपे हैं। होशंगाबाद में कहाँ? सीमा साहू को उसके बेटे राजेश से जुड़ी परेशानियों के हल का लालच दिया गया था, लेकिन सीमा को जाल में फंसाकर उसे बेहोश करना और फिर उसकी हत्या कर देने के पीछे का मकसद सबको चौंका देने वाला था। सीमा की बॉडी बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। हमें डीएनए मैच करने के लिए टेस्ट करने होंगे आपके बेटे राजेश और सीमा के दोनों भाई बहन मुकेश और वैशाली के साथ। दीदी की डेड बॉडी मिली है माँ, उन्होंने मुझे बुलाया डीएनए सैंपल्स के लिए। और वो असलम शेख, वो पकड़ा गया कि नहीं? उन्हें पता चल चुका है कि वो कहाँ छुपा है। सीमा, मेरे बच्चे। फौजिया, असलम को बाहर बुलाओ, और अगर उसने पीछे से भागने की कोशिश की तो वहां भी हमारे लोग खड़े हैं। हम गोली चलाने से हिचकिचाएंगे नहीं। तेरे छोटे भाई शमशेर को हमने तोड़ा, तेरी दुकान पे काम करने वाले हाशिम को भी तोड़ा, और तेरे उस मुख्तार सैयद उर्फ शोएब मिर्जा को भी। अब तेरी बारी। और इस बार तेरी बीवी वैशाली को यहाँ आके जितना चिल्लाना है चिल्लाने बोल, तेरी चीखें उससे ज्यादा जोर से निकलेंगी। हाँ तो सबसे पहले उसे घसीट के लाइए सर, उसको लगाइए 2-4 थप्पड़ और उसकी ऊंची आवाज को चीखों में बदल दीजिए सर। वैशाली, ये सब तेरा और वैशाली का किया हुआ है? सर मैंने किया नहीं, वैशाली ने मुझसे करवाया। जीना आराम कर दिया था उसने मेरा। शमशेर सही कहता था कि वैशाली से निकाह करके मैंने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना ली। वही मारनी चाहती थी अपनी बड़ी बहन सीमा को, उसी ने मुझसे ये सब करवाया। तू मुझे धमकी दे रही है वैशाली? मुझे? शादी हमने दुनिया को दिखाने के लिए भले ही माला डाल के कर ली असलम, पर कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है ये बात प्रूव करने के लिए। अगर पुलिस के पास गई ना तो तेरे पे रेप का चार्ज लगवाऊंगी। कैसी जलील औरत है तू, अपनी बहन को मरवाने की बात कर रही है? होश में तो है? और मैं तेरी बात ना मानूं तो मुझे रेप केस में फंसवाएगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे सुन, अगर सीमा मर जाती है तो मैं मुकेश और चंचल से जमीन और खेत बिकवाऊंगी, काफी पैसे मिलेंगे, और किसका कितना हिस्सा होगा ये मैं फैसला करूंगी। तुझे भी पैसे मिलेंगे। कोई पैसा वैसा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये मर्डर, समझी ना तू? ठीक है तो जा रेप चार्ज में अंदर। ऐसा हंगामा करूंगी, ऐसा हंगामा करूंगी कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा अभी के अभी। ये मर्डर करना है खुद कर या किसी और से करवा, भाड़ में जाओ। मर्डर करेगा तू असलम, कोई और नहीं। तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, वरना मैं तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगी। दिमाग खराब हो गया था मेरा, उसने जीना हराम कर दिया था मेरा। रोज धमकी, ये चार्ज लगवा दूंगी, वो चार्ज लगवा दूंगी। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने सर, मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। राजेश को लेके काफी परेशान है दीदी, टूट सी गई है। राजेश का किसी दिशा के साथ कुछ चल रहा है, बगावत पे उतरा है। मुझे करना क्या होगा? दीदी तुझे मानती है, इतना तो मैंने तुझे मेरे घर में घुसा ही दिया है। बस एक ऐसे इंसान का इंतजाम कर जो दीदी को छुटकारा देगा। अपने बेटे राजेश पे मंडरा रहे इस बगावत के साए से, कोई भरोसे वाला आदमी। बाकी मैंने तुझे बता ही दिया है कि क्या करना है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सर, उसके कहने पर मैंने सीमा को मार दिया। मैं जानता था मेरे इस गुनाह की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं वहां से भाग गया।
कि मैं वैशाली के साथ एक पल भी नहीं जी सकता। उसने मुझसे उस औरत का कत्ल करवा दिया जिसने जिंदगी में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, कुछ भी नहीं। पुलिस मुकेश के पीछे, संतोष के पीछे, फिर राजेश के पीछे, सबके पीछे दौड़ते रहेगी, पर तुझ तक कभी नहीं आएगी असलम। देखा ना, तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था तो मैंने कैसा हंगामा किया। क्या हासिल हुआ? हाँ, क्या हासिल हुआ सीमा को मारकर? वो सब कुछ जो उसके रहते नहीं मिलता असलम, सब कुछ। आजा बेटा प्रिया, तेरे कपड़े अंदर हैं, जाकर चेंज कर ले। मेरे कपड़े इधर है तो मम्मी किधर है? मम्मी वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी प्रिया। हाँ, तुम जाकर चेंज कर लो। हाँ बेटा। इसको बताया नहीं है कि वैशाली बुआ को अरेस्ट किया है। पता नहीं, इसे कैसे बताएंगे? बताना तो पड़ेगा अम्मा। सर असलम झूठ बोल रहा होगा, वो वैशाली को फंसा रहा है वो। नहीं यशवंत, वैशाली हमारे साथ चुपचाप चली है और अभी उसके साथ पूछताछ चल रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वैशाली को फंसाया जा रहा है। जलन, पैसा, खेत और गांव वाले घर से पैसा, सिर्फ इतना सा कारण था तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगा था कि हम सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, सीमा की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएंगे? ये बेवकूफ असलम भागता नहीं तो कैसे पहुंचते आप? तो असलम बेवकूफ निकला और तुम शातिर थी, पर तुम सिर्फ शातिर थी जुर्म करने के लिए, और शायद घर में तुम्हें कोई पूछता भी नहीं था। इसी बात का तुम्हें गुस्सा था, खेद था, शिकवा था, है ना? हाँ था। तो सीमा को मार के अब सब तुम्हें उसका दर्जा देने लगेंगे, नहीं? दे या ना दे, उसका हुक्म चलना तो बंद हो गया ना, उसका भगवान बनना तो बंद हो गया ना। अब कोई उससे हर बात नहीं पूछेगा। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी तुम्हें कि सीमा को सब मानते थे, तुम्हें कोई नहीं पूछता था? इतनी सी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैं उससे सिर्फ 3 साल छोटी थी, कोई बच्ची नहीं हूं मैं। पर घर बेचना हो, खेत बेचना हो, किसको कितना मिलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब सिर्फ और सिर्फ उसी को पूछते थे। वही सारे फैसले लेती थी, वही सब कुछ चलाती थी। तो मार दिया मैंने उसे, लेकिन आपने देख लिया होगा घर में सबको प्रॉब्लम थी उसके भगवान बन के बैठे रहने से। सब लोग चाहते थे कि सीमा नाम के सरदर्द से बस छुटकारा मिल जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में बाकी लोगों को भी सीमा से प्रॉब्लम थी, पर किसी ने उसे मारने के बारे में नहीं सोचा। उसे मारने के बारे में सिर्फ तुमने सोचा। तुम जानती थी कि सीमा अपने बेटे राजेश को लेकर परेशान थी। तुमने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया, उसे जाल में फंसाया और उसे दर्दनाक मौत दी। हाँ दी, मैंने उसे दर्दनाक मौत दी, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत दर्द था उसकी वजह से। असलम शेख, उसके भाई शमशेर शेख, हाशिम खान और शोएब मिर्जा को सीमा साहू के मर्डर के लिए दफा 302, किडनैपिंग के लिए दफा 364, सबूत मिटाने के लिए दफा 201, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दफा 120B और दफा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ सीमा साहू की बहन वैशाली नागपाल को भी सीमा के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। वैशाली की बेटी का ध्यान अब वैशाली की भाभी राधा रखती है। फौजिया ने असलम की वैशाली से दूसरी शादी को स्वीकार कर लिया था। अब वो ये स्वीकार कर रही थी कि असलम की दूसरी बीवी के साथ असलम भी एक अपराधी है। सीमा के बेटे राजेश को यह पछतावा था कि वो अनजाने में अपनी मां के लिए चिंता का कारण बन गया था, जिसे ढाल बनाकर एक जाल बिछाया गया जो सीमा की मौत का कारण बना। सीमा साहू परिवार का वो सदस्य थी जिसके पास सब लोग अपनी परेशानियां लेकर जाते थे, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि घर वालों ने उसे परिवार का मुखिया चुना था, बल्कि सब लोग उसके पास इसलिए जाते थे क्योंकि वो एक बहुत ही जिम्मेदार महिला थी, सबकी सुनती थी और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी, और उसमें वो सारी खूबियां थी जो एक अच्छे मुखिया में होती है। वैशाली जो सीमा की जगह लेना चाहती थी, सारे फैसले खुद करना चाहती थी, क्या वो इस परिवार का नेतृत्व करने में सक्षम थी? क्या वो असल में सीमा की तरह ये जिम्मेदारी संभाल सकती थी? वैशाली की नाराजगी और उसके असंतोष ने न सिर्फ उसको बल्कि उसके पति असलम शेख को भी अपराधी बना दिया। एक मुखिया बनने के लिए या मुखिया होने का दावा करने के लिए एक व्यक्ति को सबके लिए समान रूप से जिम्मेदार होना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात यह कि समाज में, परिवार में या जहां भी हम काम करते हैं, वहां हमें जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेनी होती है। किसी भी हद तक जाकर किसी को अपने रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेने से हम वो इंसान कभी नहीं बन पाते हैं जिसकी जगह हम लेना चाहते हैं। 2 दिसंबर से देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क एक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे, सिर्फ सोनी टीवी पर। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।